निश्चय आईएएस के न्यूज़पेपर एनालिसिस क्लास में आपका स्वागत है। 26 मई 2020 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स पर डिस्कशन करते हैं। द हिंदू के दो एडिटोरियल आर्टिकल्स को आज हमने लिया है, पेज नंबर 6 और पेज नंबर 7 पर। आइए इनकी विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला आर्टिकल पेज नंबर 6 एडिटोरियल पेज पर है, जो कि भारत सरकार के अभी अर्थव्यवस्था को एक पुश देने के पैकेज की घोषणा की गई सरकार के द्वारा। उसके ऊपर चर्चा की गई है कि जो सरकार ने लिक्विडिटी पुश देने का प्रयास किया है, बाजार में और अधिक मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का प्रयास इकोनॉमिक राहत पैकेज के द्वारा किया है, उसका कितना प्रभाव जो है आने वाले समय में अर्थव्यवस्था पर पड़ सकता है, इसके ऊपर एक समालोचनात्मक विश्लेषण इस आर्टिकल में किया गया है। क्योंकि यह क्रिटिकल आर्टिकल है, आलोचनात्मक आर्टिकल है, इसलिए जब आप गवर्नमेंट के मेजर्स को क्रिटिकली इवैल्यूएट करेंगे, यानी कि उसका समालोचनात्मक आकलन करेंगे, तो इन बिंदुओं को आप अपने उत्तर में शामिल कर सकते हैं। सरकार के द्वारा घोषित किए गए आर्थिक रिकवरी पैकेज से आर्टिकल में लेखक का मानना है कि इस महामारी के दौरान आर्थिक और सामाजिक जो एक कोलैप्स हुआ है हमारे यहाँ अर्थव्यवस्था में, और एक जो सोशल सिस्टम्स का, तो उसको रोक पाने में बहुत अधिक जो है सफलता इससे नहीं मिल सकती है। इसका कारण ये लेख में बताया गया है कि सरकार के द्वारा अतिरिक्त बजटीय संसाधन की आवंटन पर्याप्त मात्रा में नहीं किया गया है। यानी कि आर्टिकल शुरू से ही यह इंडिकेट करता है कि सरकार को और अधिक एडिशनल बजटरी रिसोर्स यानी अतिरिक्त बजटीय आवंटन संसाधन अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित, उसको फिर से प्रोत्साहित करने के लिए सरकार को करना चाहिए। सरकार का जो ज़्यादातर फोकस रहा है, सरकार की जो निर्भरता रही है, ऐसे उपायों पे रही है जिससे कि बैंकों के माध्यम से क्रेडिट यानी कि लोन के रूप में बड़े और छोटे व्यापारों को प्रोत्साहित किया जाए। जैसे इसमें बताया गया है कि पुशिंग क्रेडिट टू बैंक्स के माध्यम से क्रेडिट और लोन इंश्योर करके एनबीएफसी यानी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जो होती हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां, तो उनके द्वारा मार्केट में लोन प्रोवाइड कर, क्रेडिट प्रोवाइड कर छोटे और बड़े व्यापारों को उनका वर्किंग कैपिटल सुनिश्चित कराना और इस प्रकार से अर्थव्यवस्था में एक मांग पैदा करना। तो मूलतः सरकार के द्वारा जो लिया गया कदम है आर्थिक रिलीफ पैकेज के रूप में, उसको ज़्यादातर एक सप्लाई साइड रिफॉर्म के रूप में देखा जा रहा है, यानी कि आपूर्ति के पक्ष का वह इंटरवेंशन है, हस्तक्षेप है। इसमें फिर आगे बताया गया है कि ऐसे में कारोबारों से, कंपनियों से यह आशा की जा रही है कि वह जो ऋण लिया गया धन है उसका इस्तेमाल, इसमें पहले एक बात यह समझ लें कि बैंकों और एनबीएफसी के द्वारा यह जो धन है इसको कंपनियों को, छोटे बड़े कारोबारियों को ऋण के रूप में दिया जाएगा। अब वैसे धन का इस्तेमाल इन कंपनियों के द्वारा एमएसएमई सेक्टर में गवर्नमेंट ने क्रेडिट की बात की है और अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्रों में लोन देने की बात की है। तो वैसे क्षेत्रों में इस धन का उपयोग जो है अपने पूर्व के जो बाकी जो बकाया भुगतान हैं तो उसके पेमेंट करने में किया जाएगा, या फिर लॉकडाउन के समय जो एम्प्लॉइज़ हैं, उनके कर्मी हैं, उनको वेतन देने में किया जाएगा। इसके अलावा जो भी व्यय है, लेकिन आर्टिकल में लेख में यह बताया गया है कि उन कंपनियों के द्वारा जो भी व्यय है वह उस परिस्थिति में किया जाएगा जब उनके पास आमदनी का साधन बहुत कम है। यानी सरकार के द्वारा जो दिया गया ऋण राशि है उसका इस्तेमाल भी वह भविष्य में प्रोडक्टिव असेट क्रिएट करने में या अपना लाभ कमाने में नहीं कर पाएंगे। यानी उसका जो तत्काल व्यय होगा वो पूर्व के जो बकाया भुगतान है उसकी अदायगी में होगा या अपने कर्मचारियों के वेतन देने में होगा। तो इस प्रकार से कंपनियों के द्वारा जो भी व्यय होगा एक लाभ की स्थिति को उत्पन्न नहीं करेगा, जो इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा सरकार का यह भी पहल रहा कि रिजर्व बैंक के माध्यम से और दूसरे सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के माध्यम से, जैसे नाबार्ड और सिडबी के भी माध्यम से, सरकार ने अर्थव्यवस्था में और लिक्विडिटी इन्फ्यूजन यानी तरलता, मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। तो इसमें बताया गया है कि सरकार के द्वारा रिजर्व बैंक और अन्य सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों के द्वारा बाजार में वित्तीय व्यवस्था में और अधिक तरलता उपलब्ध कराने, मुद्रा की उपलब्धता उपलब्ध कराने और ऋण देने की प्रवृत्ति को बढ़ाने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है। आर्थिक रिलीफ पैकेज की, राहत पैकेज की बात करें तो इसमें तरलता जो है वो एक फोकस एरिया है कि मार्केट में
किस प्रकार से लिक्विडिटी को बढ़ाया जाए, और उसके साथ एक इसमें महत्वपूर्ण इकोनॉमिक कंसेप्ट यहाँ पर है जो लिक्विडिटी का है। लेख में लिक्विडिटी के कंसेप्ट को बड़ी सहजता से एक्सप्लेन किया गया है कि तरलता किसे कहते हैं। लिक्विडिटी रेफर्स टू ईज ऑफ एसेट्स टू कैश, यानी कि कोई आपके पास संपत्ति है तो वो संपत्ति कितनी आसानी से नगद के रूप में परिवर्तित हो सकती है। तात्पर्य यह है कि अगर आपके पास कोई असेट है, प्रॉपर्टी है, तो आपका कैश तक यानी नगद तक कितना आसान पहुंच है, उसी को तरलता कहते हैं। जैसे कि आपके पास कोई परिसंपत्ति है, उसको कितनी आसानी से बेचा जा सकता है या फिर नगद पैसे से उसको रिप्लेस किया जा सकता है। तो इसी क्वालिटी को, इसी योग्यता को, इसी गुण को किसी भी परिसंपत्ति का तरलता कहते हैं, लिक्विडिटी कहते हैं। तो अभी सरकार के आर्थिक राहत पैकेज में लिक्विडिटी जो है वह एक फोकस का एरिया, ध्यान का बिंदु, ध्यान का क्षेत्र रहा है। अगर हम संकट के समय की बात करें तो इंडिविजुअल्स के लिए यानी किसी व्यक्ति के लिए, छोटे कारोबारों के लिए, कंपनियों के लिए, वित्तीय संस्थानों और इवन की सरकारों के लिए भी कई बार जो है लिक्विडिटी क्रंच की यानी कि तरलता का संकट उत्पन्न हो जाता है। मुद्रा की उपलब्धता पर्याप्त रूप से नहीं हो पाती। अब अगर हम सरकार के राहत पैकेज की बात करें, जैसा लेख में पहले भी चर्चा किया गया है कि सरकार ने लिक्विडिटी को इन्हांस करने का यानी बढ़ाने का ज़्यादा पहल किया, रैदर देन कि मतलब गरीबों को सीधे प्रत्यक्ष डायरेक्ट जो है उनको बेनिफिट ट्रांसफ़र किया जाए, यानी कि प्रत्यक्ष नगद हस्तांतरण के जगह सरकार ने लिक्विडिटी रूट को अडॉप्ट किया, जिससे कि मार्केट में बिजनेसेस के लिए, कारोबारी और व्यापारियों के लिए अधिक धन की उपलब्धता क्रेडिट के रूप में की जा सके। यहाँ पर अंतर समझने की आवश्यकता है कि आपूर्ति पक्ष के फैसले और मांग पक्ष के फैसले। अब आपूर्ति पक्ष के फैसले सप्लाई साइड के ये हैं कि कंपनियों को वर्किंग कैपिटल दिया जाए, कंपनियों को क्रेडिट इंश्योर किया जाए ताकि उनका प्रोडक्शन एक्टिविटी, उत्पादन गतिविधियां जो हैं वो बढ़ें। डिमांड साइड इंटरवेंशन हस्तक्षेप यह होता है कि जब सरकार गरीबों को सीधे तौर पे नगद हस्तांतरण करके बाजार में वस्तुओं के मांग को बढ़ाती, तो सरकार ने आपूर्ति पक्ष के हस्तक्षेप को चुना। और इसमें एक जो क्रिटिकल बात यह की गई है विश्लेषण के रूप में कि जो सूक्ष्म एवं जो छोटे कारोबारी हैं, जो व्यापार है, तो उनके लिए एक लंबे अवधि तक जो है वाइबल बने रहना यानी आर्थिक रूप से वर्केबल बने रहना, और इसके साथ साथ जो मध्यम और बड़े आकार के जो कारोबार या व्यापार कंपनियां हैं, जो कंपनी हैं, उनके लिए लॉकडाउन की अवधि समाप्त होने के बावजूद भी मांग में फिर से रिवाइवल जो है वह कठिन होगा उनके लिए। तो अगर वर्तमान में वह बैंकों के या अन्य वित्तीय संस्थानों से सरकार के राहत पैकेज के अंतर्गत लोन ले भी लेते हैं, तो उनके लिए लॉकडाउन समाप्त होने की अवधि के बावजूद भी डिमांड रिवाइवल जो है यानी कि अर्थव्यवस्था में मांग का फिर से पुनरुद्धार होना वह कठिन होगा। यानी मांग में वृद्धि लॉकडाउन के बाद भी, तुरंत बाद भी जो है उसकी संभावना कम आर्टिकल में बताई गई है। और सरकार का जो ये लिक्विडिटी ट्रांसमिट करने का यानी हस्तांतरित करने का, लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने का जो पहल है, इसके लिए मुख्य इंटरमीडियरीज कौन होंगे यानी प्रमुख इसमें मध्यस्थ कौन होंगे, तो बैंकों के माध्यम से और एनबीएफसी के माध्यम से। लेकिन जैसा हमने पहले भी चर्चा किया कि कुछ और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान जैसे सिडबी, नाबार्ड, इनके भी माध्यम से सरकार बाजार में, अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी को इन्फ्यूज करने का, तरलता को और ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास कर रही है। एक प्रयास इसमें आरबीआई के द्वारा भी पहले किया गया था। फर्स्ट राउंड और सेकेंड राउंड एलटीआरओ ऑपरेशंस, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन, दीर्घावधि रेपो ऑपरेशंस आरबीआई के द्वारा लॉन्च किए गए। लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस का तात्पर्य यह होता है कि जब आरबीआई बैंकों को 1 से 3 साल तक के लिए रेपो रेट पर यानी मौजूदा रेपो रेट पर धन उपलब्ध कराता है, तो उसी को लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन कहते हैं। इसका लक्ष्य होता है कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन बैंकों के द्वारा ग्राहकों तक हो सके, यानी बैंकों को रिजर्व बैंक मौजूदा रेपो रेट पर 1 से 3 साल की अवधि के लिए धन उपलब्ध कराता है, और उसके बदले कोलैटरल में यानी गारंटी के रूप में वह बैंकों द्वारा
बैंकों के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को यानी सरकारी प्रतिभूति को एक गिरवी के रूप में रखता है। तो यह इसमें समझना आवश्यक है कि एलटीआरओ ऑपरेशन करके भी आरबीआई के द्वारा मार्केट में लिक्विडिटी को बढ़ाया जाता है, जिससे कि जैसा भी हमने चर्चा किया कि बैंकों को रेपो रेट पर धन की उपलब्धता होती है ताकि वो स्पेसिफाइड क्लाइंट्स को यानी कि अपने लक्षित जो उनके कस्टमर बेस हैं उनको वह धन उपलब्ध करा सके। इसके अलावा आरबीआई ने क्या किया कि एलटीआरओ के माध्यम से जो ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स हैं यानी जो जारी परियोजनाएं हैं उसके लिए चीप कैपिटल यानी कि कम दर पर पूंजी उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया एलटीआरओ के माध्यम से, क्योंकि हम जानते हैं कि बैंक जो लेंड करते हैं यानी ऋण देते हैं तो वह रेपो रेट से नॉर्मली अधिक होता है, लेकिन जब आरबीआई के द्वारा रेपो रेट इधर हाल फिलहाल में लगातार घटाया गया है, परंतु बैंकों के द्वारा पर्याप्त रूप से वह रेट ट्रांसमिशन जो है दर का हस्तांतरण ग्राहकों तक नहीं किया गया। तो अगर परियोजनाओं के लिए कंपनियों ने ऋण भी लिया है तो उनको हाई कॉस्ट डेब्ट यानी कि बहुत उच्च दर पे ऋण लेना पड़ा है। एलटीआरओ ऑपरेशंस जैसे फैसलों से वैसी कंपनियों को भी सस्ते दर पर ऋण उपलब्ध हो पाता है। यह इसके प्रथम राउंड एलटीआरओ के प्रथम राउंड का लक्ष्य था। दूसरे राउंड में आरबीआई का लक्ष्य ये था कि जो एनबीएफसीज हैं, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियां हैं, तो उन्हें बचाया जाए, क्योंकि वैसी कंपनियों के जो बैलेंस शीट है वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस में थे, काफ़ी ज़्यादा दबाव में थे। यानी कि कोरोना पैंडेमिक से पहले भी वैसे एनबीएफसीज के बैलेंस शीट जो है वो काफ़ी गंभीर संकट का सामना कर रहे थे। इसका वजह यह था कि उन्होंने लॉन्गर टर्म प्रोजेक्ट्स में यानी दीर्घावधि की परियोजनाओं में कंपनियों को ऋण दिया हुआ था और उनका जो खुद का बैंकों के द्वारा शॉर्ट टर्म डेब्ट था यानी कि लघु अवधि का ऋण उन्होंने बैंकों के द्वारा बैंकों से लिया था, तो उसका उन्हें जो है सर्विसिंग करने में कठिनाई आ रही थी। ऐसे समझा जाए कि उन्होंने लघु अवधि के लिए कम समय के लिए बैंकों से ऋण लिया एनबीएफसीज ने, और कंपनियों को दीर्घावधि प्रोजेक्ट के लिए लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए ऋण उसी पैसे से दिया। तो यह जो एक बैलेंस शीट के ऊपर तनाव की स्थिति हो गई, जिसके कारण कि एनबीएफसीज के सामने भी लिक्विडिटी क्राइसिस उत्पन्न हो गया। जैसा अभी हमने देखा था कि फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड के भी केस में उन्हें अपने 6 इस प्रकार के जो है स्ट्रेस्ड असेट्स को रोकना पड़ा था। तो वैसी परिस्थिति में एनबीएफसी को बचाने के लिए सरकार के एलटीआरओ ऑपरेशन का भी योगदान, आरबीआई के द्वारा एलटीआरओ ऑपरेशन का भी योगदान जो है वह रहा है। परंतु अभी के टाइम पे सरकार के द्वारा जो पहल की जा रही है एनबीएफसी को भी बचाने की, परंतु बैंक जो है वो एनबीएफसी को ऋण देने के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक नहीं है। उनका भय यह है कि एनबीएफसी के जो क्लाइंट हैं, कस्टमर्स हैं, वो डिफॉल्ट कर जाएंगे यानी ऋण अदायगी नहीं कर पाएंगे। इसलिए सरकार ने बैंकों को और अन्य जो मध्यस्थ हैं, जो अदर इंटरमीडियरीज हैं, जैसे हमने बात की एनबीएफसी की या फिर कुछ और सार्वजनिक वित्तीय संस्थानों की, तो इनको परसुएट करने के लिए यानी इनको मनाने के लिए ताकि वह बाजार में और अधिक ऋण दे सकें, तो सरकार ने इसमें क्या किया कि पार्शियल और फुल क्रेडिट गारंटी भी ऑफर की है। जैसा एमएसएमई सेक्टर के क्षेत्र में हमने देखा कि 3 लाख करोड़ का क्रेडिट गारंटी, 3 लाख करोड़ तक का लोन के लिए सरकार ने कोलैटरल फ्री क्रेडिट गारंटी की बात की। तो इस तरीके से सरकार जो है बैंकों को और अन्य वित्तीय संस्थानों को बाजार में लिक्विडिटी उपलब्ध कराने के लिए अपने तरफ से प्रयास कर रही है। इसके अलावा सरकार ने आरबीआई को भी परसुएट करने का यानी कि उन्हें भी प्रेरित करने का प्रयास किया कि वह सीधे तौर पर एनबीएफसी को, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों को उनके पेपर्स के आधार पर, पेपर का तात्पर्य यह होता है कि उनके द्वारा जो सिक्योरिटीज होल्ड की जाती हैं, जो प्रतिभूतियां होल्ड की जाती हैं एनबीएफसी के, या जो उनके पास जो है वो परियोजनाओं के लिए कंपनियों के कोलैटरल होते हैं, तो उनके आधार पर सरकार ने आरबीआई को परसुएट किया कि एनबीएफसी को सीधे तौर पर ऋण उपलब्ध कराएं। तो इस तरीके से सरकार की ये पहल की तो चर्चा आर्टिकल में की गई है। अब आप इन बिंदुओं की चर्चा कर सकते हैं कि बाजार में, अर्थव्यवस्था में सरकार के द्वारा मुद्रा की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए और कारोबारों को और एनबीएफसी को बचाए रखने के लिए क्या क्या पहल किए गए। परंतु लेख में बताया गया है कि यह जो है आंशिक रूप से ही प्रभावी है
क्योंकि मतलब एक काफ़ी अच्छे अर्थव्यवस्था के लिए बहुत बेहतर समय में भी इनका आंशिक प्रभाव होता है, और अभी तो संकट का समय है, इसलिए लेखक इसको लेके थोड़े से आर्टिकल में आशंका जो है वो व्यक्त की गई है कि इस प्रकार के पहल का जो है वह मार्जिनली इफेक्टिव प्रभाव पड़ेगा, आंशिक रूप से प्रभाव पड़ेगा। इसका कारण यह बताया गया है, हमने जैसे पहले भी चर्चा की थी, कि लॉकडाउन के तुरंत बाद भी मांग जो है वह कंप्रेस होगा, मांग में और ज़्यादा कमी आएगी। इसका कारण यह है कि लोगों को रोजगार का नुकसान हुआ है, और तुरंत लॉकडाउन के बाद कितना रोजगार फिर से लोगों को मिल पाएगा, इसकी संभावना जो है वह थोड़ी सी संदेहास्पद है। इसके साथ ही लोगों के आय के भी स्तर में कंसिडरेबल कमी आई है। तो इस कारण से डिमांड का कंप्रेशन होगा, और लॉकडाउन के बाद भी मार्केट में मांग तुरंत नहीं बढ़ सकता है, जिसके कारण कि सप्लाई साइड इंटरवेंशन यानी कि आपूर्ति पक्ष के जो सरकार के हस्तक्षेप हैं वह मांग को सृजित करने में शायद अधिक सफल ना हो पाए, इस आर्टिकल में बताया गया है। इसके अलावा सरकार के भी जो राजस्व में गिरावट आई है, सरकार के भी जो है रेवेन्यू कलेक्शंस, चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, उनके द्वारा भी रेवेन्यू कलेक्शंस में कमी आई है, जिसके कारण कि सरकार के द्वारा किए जाने वाले व्यय में भी काफ़ी गिरावट हो सकती है। वैसी स्थिति में मांग जो है बाजार में उसके बढ़ने, मांग के और भी अधिक गिरने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। अब ऐसे में क्या होगा कि जब मांग में बहुत ज़्यादा वृद्धि नहीं होगी, गिरावट होगी, तो कंपनियों के पास पूर्व के और वर्तमान के भुगतानों को करने के लिए धन नहीं होगा, और जिस प्रकार से सरकार चाह रही है कि वो अर्थव्यवस्था को फिर से पुनर्जीवित कर पाए, फिर से उसको प्रोत्साहित कर पाए, तो वैसी स्थिति इसमें नहीं बनती दिख रही है, ऐसा आर्टिकल में कहा गया है। दूसरी बात यह है कि सरकार ने कई ऐसे भी लिक्विडिटी मेजर्स लेने के प्रयास किए हैं टेम्परेरीली, जो कि लोगों के अलग अलग वर्गों के पास जो उपलब्ध डिस्पोजेबल इनकम होता है, डिस्पोजेबल इनकम मतलब आपकी आय का वह हिस्सा जिसको कि आप खर्च कर सकते हैं, तो वैसे डिस्पोजेबल इनकम को भी बढ़ाने के लिए सरकार के द्वारा कुछ फैसले किए गए हैं। जैसे कि हम प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशन की बात करें, तो प्रोविडेंट फंड कंट्रीब्यूशंस के लिए भी सरकार ने अपना शेयर बढ़ाया है, और इसके साथ ही लोगों को एडवांस एसेस की भी सुविधा दी है। एडवांस एसेस का तात्पर्य होता है कि पीएफ के मैच्योरिटी से पहले भी उसमें एक सीमा तय की गई है, जिसमें कि कंप्लीट मैच्योरिटी से पहले भी लोग धन निकासी कर सकते हैं पीएफ अकाउंट से, तो एडवांस एसेस की सुविधा दी गई। उसके अलावा लोअर टैक्स डिडक्शन एट सोर्स यानी कि टीडीएस में भी कमी लाई गई, तो टीडीएस में कमी लाने से भी लोगों के पास डिस्पोजेबल इनकम यानी कि व्यय योग्य जो धन है, आय है, वो बढ़ता है। इस प्रकार के लिक्विडिटी पुश आर्टिकल में कहा गया है कि यह आंशिक रूप से सफल हो सकते हैं मांग वृद्धि में, क्योंकि डिस्पोजेबल इनकम बढ़ेगा। जब व्यय बढ़ता है, जब लोगों के पास व्यय योग्य आय बढ़ता है, तो उससे बाजार में थोड़ी देर के लिए मांग जरूर बढ़ती है, परंतु आर्टिकल में कहा गया है कि इससे भी इवेंचुअल डिफॉल्ट की ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि इससे उतने पर्याप्त मात्रा में मांग पैदा नहीं होगा जितना कि बोरोवर्स को, यानी कि जो बाजार में कंपनियों के द्वारा ऋण लिया गया है, तो उनको नए रिवेन्यूज के यानी कि आमदनी के, आय के, राजस्व के नए स्रोत के एब्सेंस की स्थिति में भी वह अपने आप को जीवित बचा पाए, उनके पास बस इतना ही स्पेस रहेगा। तो यानी कि अर्थव्यवस्था में बहुत अधिक मांग वृद्धि का संभावना जो है सरकार के इन पहलों के द्वारा भी नहीं है, ऐसा आर्टिकल में बताया गया है। तो सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को सुझाव दिया गया है कि सरकार के द्वारा सहयोग जो है वह नए और अतिरिक्त हस्तांतरण के माध्यम से लोगों तक लाभ पहुंचाया जाए, चाहे वो धन के माध्यम से हो, नगद पैसे के माध्यम से हो, या सामान राहत सामग्री के माध्यम से हो। तो अर्थव्यवस्था में सबसे पहले तो कि लोगों को इनकम सपोर्ट देने की बात की गई है, और दूसरा लॉस ऑफ एम्प्लॉयमेंट के कारण, रोजगार के क्षति के कारण जो वेज लॉस हुआ है, वेतन का नुकसान लोगों को हुआ है, उसकी भरपाई के लिए एक प्रकार से सरकार के द्वारा नगद हस्तांतरण और लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने का इसमें सुझाव सरकार को दिया गया है, ताकि लोगों के पास और डिस्पोजेबल इनकम बाजार में खर्च करने के लिए बचे। इसके साथ उदाहरण के रूप में, उपाय के रूप में वेज सब्सिडीज की बात की गई है। वेज सब्सिडीज का तात्पर्य होता है
कंपनियों को वेतन देने के लिए सब्सिडी सरकार के द्वारा प्रदान करना। कंपनी जो अपने कर्मचारियों को वेतन देते हैं, तो वैसे वेतन देने के लिए कंपनियों को डायरेक्ट सब्सिडी देना। दूसरा इक्विटी सपोर्ट। इक्विटी सपोर्ट का तात्पर्य है छोटे और बड़े कंपनियों को एक प्रकार से हर स्तर के, हर आकार के कंपनियों को सरकारी सहायता उपलब्ध कराना। और दूसरी चीज स्पेंडिंग ऑन एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम। तात्पर्य यह है कि जो रोजगार कार्यक्रम है सरकार के, उसके ऊपर सरकार का सरकारी व्यय बढ़ाना, बजटीय आवंटन बढ़ाना। जैसे इस क्षेत्र में हमने देखा कि सरकार ने एमजी नरेगा के लिए जो आवंटित बजट में राशि थी 61,000 करोड़ की, उसे 40,000 करोड़ और अतिरिक्त धन उपलब्ध कराया है। एमजी नरेगा जो कि एक रोजगार सृजन कार्यक्रम है, अब उसका जो है फाइनेंशियल ईयर वित्त वर्ष 21 में टोटल एलोकेशन, बजटीय आवंटन 1 लाख करोड़ से भी अधिक का हो गया है। तो इस प्रकार से सरकार को यह पहल जो है उठानी चाहिए। इसके अलावा इसमें बताया गया है कि इन मेजर्स को, इन उपायों को लेने के लिए जो सरकार को धन की आवश्यकता होगी, तो उसके लिए डेब्ट फाइनेंसिंग सरकार को करना पड़ेगा, यानी कि सरकार को बाजार से ऋण लेकर इन क्षेत्रों में व्यय करना पड़ेगा। और उपाय यह है कि वह सेंट्रल बैंक से यानी रिजर्व बैंक से कम ब्याज दर पर लोन ले या फिर अपने डेफिसिट को मोनेटाइज करे। डेफिसिट को मोनेटाइज करने का तात्पर्य होता है कि अपना जो उसका घाटा है उसको वह मौद्रीकृत करे, अपने डेफिसिट के आधार पर वह बाजार से ऋण ले। तो इन उपायों को बताया गया है। यह कैसे आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, आइए समझते हैं। सबसे पहले तो कि सरकार के द्वारा अभी क्राइसिस के टाइम पे या नॉर्मल टाइम पे मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए, धन की उपलब्धता, मुद्रा की उपलब्धता बढ़ाने के लिए, तरलता को बढ़ाने के लिए क्या क्या उपाय लिए गए हैं या लिए जा सकते हैं, तो आपको इन बिंदुओं को आप उसमें शामिल कर सकते हैं। दूसरा, एक प्राइमरी कंसेप्ट की लिक्विडिटी क्या है, यहाँ से हम समझते हैं कि लिक्विडिटी क्या है। आपके प्रारंभिक परीक्षा में भी तरलता से संबंधित प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं, तो वहाँ पर यह आपको फायदा कर सकता है। इसके अलावा एनबीएफसी सेक्टर के लिए यानी गैर बैंकिंग जो वित्तीय कंपनियां हैं, तो उनको बचाने के लिए अभी आर्थिक मंदी के दौर में सरकार के द्वारा क्या क्या पहल लिए जा रहे हैं, आप वैसे प्रश्न के संदर्भ में इसकी चर्चा कर सकते हैं जो आपके पेपर 3 में, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा पेपर 3 से जुड़ा हुआ है। इसके अलावा आरबीआई का क्या रोल है। आरबीआई का रोल अभी के टाइम पे लिक्विडिटी इन्फ्यूजन के लिए, तो वहाँ पे एलटीआरओ जैसे टूल की बात कर सकते हैं कि एलटीआरओ टूल, लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन से आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी इंट्रोड्यूस करता है। अगर हम प्रारंभिक परीक्षा की बात करें तो उसमें भी आपसे एलटीआरओ के बारे में, टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशंस के बारे में पूछा जा सकता है कि क्या इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है। तो बिल्कुल इससे बाजार में लिक्विडिटी बढ़ती है, क्योंकि बैंकों को शॉर्ट टर्म के लिए आरबीआई के द्वारा रेपो रेट पर, यानी जो मौजूदा रेपो रेट है उस पर धन उपलब्ध कराया जाता है। तो एलटीआरओ आपसे सीधा भी पूछा जा सकता है कि यह क्या है, यह प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। और हम अक्सर बात करते हैं मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन की, यानी कि जो मौद्रिक नीति है उसका हस्तांतरण। सरल भाषा में कहें तो आरबीआई के द्वारा जो रेपो रेट में कमी लाई जाती है, तो उस कमी का बैंकों द्वारा जो है बाजार को हस्तांतरण, मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन भी एक आपको जो है आर्थिक मुद्दा रहता है। अगर उससे संबंधित, आपको आरबीआई से संबंधित प्रश्न पूछे जाएं, उसमें आप एक बिंदु जरूर वो लिख सकते हैं, बैंकिंग सेक्टर की समस्या के संदर्भ में आप जरूर लिख सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी ट्रांसमिशन ना होना एक बड़ी समस्या है। तो वैसे में उपाय के रूप में आरबीआई के द्वारा एलटीआरओ जैसे ऑपरेशंस किए जाते हैं, और आप उन प्रश्नों में इसको शामिल कर सकते हैं। इसके अलावा कई ऐसे इनडायरेक्ट तरीके होते हैं लिक्विडिटी मार्केट में बढ़ाने के लिए, जिसकी हमने चर्चा की, प्रोविडेंट फंड की बात की, या फिर टीडीएस जैसे साधनों में टीडीएस को कम करने की बात की, टैक्स डिडक्शन एट सोर्स। टैक्स डिडक्शन एट सोर्स का तात्पर्य होता है जहां पर कि किसी कर्मचारी के वेतन से ही कंपनी के द्वारा टैक्स को डिडक्ट कर लिया जाता है। तो इस प्रकार के उपायों की भी चर्चा आप लिक्विडिटी के इनडायरेक्ट सोर्स के रूप में अपने उत्तर में कर सकते हैं। उपायों की जो बात की गई है, तो वो ज़्यादातर आर्टिकल में आपको, इस आर्टिकल में ज़्यादातर डिमांड साइड के उपायों की बात की गई है, जहां पर अर्थव्यवस्था में मांग आधारित जो है, मांग पक्ष के
बारे में इसमें चर्चा है। साथ में सुझाव भी है सरकार के लिए। तो आप अपने भी आंसर में मार्केट में अर्थव्यवस्था को फिर से रिवाइव करने के लिए क्या क्या पहल किए जा सकते हैं, या आप मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन पेपर 3 में और साक्षात्कार में इन बिंदुओं को शामिल कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपके प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण आर्टिकल है। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पर। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल आपको डाटा गवर्नेंस यानी कि डाटा के वैश्विक शासन के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण आर्टिकल आया है, जिससे कि आप एसे से लेकर सामान्य अध्ययन पेपर 3 और पेपर 1 पेपर 2 सब में शामिल कर सकते हैं। इनफैक्ट आप एथिक्स में भी शामिल कर सकते हैं। आइए इसकी विस्तार से चर्चा करते हैं। अभी वर्तमान के महामारी के समय में कई ऐसे जो है गहरे और गंभीर मुद्दे सामने आ रहे हैं, जो कि टेक्नोलॉजी से तकनीक के कन्वर्जेंस से रिलेटेड हैं, यानी आपसी जो अंतर्मिलाप हो रहा है तकनीक का, उससे संबंधित हैं। और कौन से ऐसे तकनीक हैं? बायोटेक है, जेनेटिक अभियंत्रण है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, जिसका कि एक लंबे समय तक जियो पॉलिटिक्स पर यानी भू राजनीति पर पड़ने वाला है। अब बायोटेक्नोलॉजी, जेनेटिक इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये सब तकनीक के अलग अलग जो आयाम हैं वह अलग रह नहीं गए हैं, वह आपस में ओवरलैप करते हैं, आपस में इंटरैक्ट करते हैं, और उनके वैसे अंतरक्रिया के कारण कई ऐसी जो है गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जिसके बारे में कि आगे आर्टिकल में बताया गया है। परंतु जो इस प्रकार के भू राजनीतिक मुद्दे हैं, तो उसके अगर आप आधार में देखें तो टेक्नोलॉजी और डाटा का इशू अभी के समय में तकनीक और डाटा का ज़्यादा रहा है, जो कि इंटरडिपेंडेंट है, यानी कि अंतर निर्भरता उन एक दूसरे के ऊपर है। तकनीक और आंकड़ा, इन दोनों का अंतर निर्भरता एक दूसरे के ऊपर होता है। तकनीक और आंकड़े का अगर हम आज के टाइम पे गवर्नेंस में या फिर इकोनॉमी में हम बात करें, तो इनका इस्तेमाल जो है आर्थिक गतिविधियों के सुधार एवं प्लानिंग में होता है, योजना बनाने में होता है। दूसरी बात कि सामाजिक विकास कार्यक्रमों में इनका सोशल डेवलपमेंट में होता है, और यहाँ तक कि हेल्थ सेक्टर में भी बीमारियों के बेहतर इलाज के लिए, जानलेवा बीमारियों के बेहतर उपचार के लिए, प्रभावकारी उपचार के लिए किया जाता है। अभी महामारी के संदर्भ में देखा गया है कि जो प्राइवेसी का आइडिया है, जो निष्ठा का जो कंसेप्ट है, उसमें परिवर्तन आ रहा है। जैसे हम बात करें कि वैश्विक स्तर पर WHO को लेकर, विश्व स्वास्थ्य संगठन और चीन को लेकर एक क्रोध का, एक असंतोष की स्थिति बनी हुई है। वह इसलिए है क्योंकि दोनों के ऊपर यह आरोप लगाया जा रहा है कि कोविड-19 के प्रकोप संबंधी आंकड़े जो है वह समय पर विश्व के साथ साझा नहीं किए गए। इसके अलावा जो दूसरा बिंदु यह है कि यह हम सारा निष्ठा के आइडिया, निष्ठा का जो विचार है, कंसेप्ट है, उसके बदलते स्वरूप के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ यह है कि गूगल, फेसबुक, अमेजन जैसी जो बड़ी बड़ी तकनीक क्षेत्र की कंपनियां हैं, अब वह कमांडिंग पोजीशन पर हैं। कमांडिंग पोजीशन का तात्पर्य होता है जहां पर उनका बाजार में प्रभुत्व होता है। पहले क्या होता था कि इस तरीके की तकनीकी क्षेत्र की बड़ी कंपनियां जो हैं, बड़ी तकनीकी कंपनियां, यह सरकार के सहयोग के ऊपर यह निर्भर करती थी। कई तरीके से पॉलिसी सपोर्ट हो, फंडिंग सपोर्ट हो, और इस प्रकार के जो है, यानी दूसरे देशों के साथ नीति निर्माण, वैश्विक नीति निर्माण, इसके लिए सरकारों की सहयोग की इन्हें आवश्यकता पड़ती थी। परंतु अभी जिस प्रकार से इनका वैश्विक पहुंच बढ़ा है, ग्लोबल आउटरीच बढ़ा है, वैसे में सरकारों को अब इनके ऊपर निर्भर करना पड़ रहा है। जैसे उदाहरण के रूप में हम बात करें कि क्राइम के क्षेत्र में सोशल मीडिया भी अब एक क्राइम का प्लेटफॉर्म बन गया है। तो अगर क्राइम के क्षेत्र में सरकारों को कुछ सूचना प्राप्त करनी है किसी एक्यूज्ड के बारे में, अभियुक्त के बारे में, या अगर सोशल मीडिया पे क्राइम किया गया है, तो सरकार को सोशल मीडिया कंपनी को डाटा प्रोवाइड कराने के लिए रिक्वेस्ट करना पड़ता है। या इस प्रकार से हम देखें कि कई बार अपने सामाजिक कार्यक्रमों के भी लॉन्च के लिए सरकारों को ऐसी कंपनियों पर डिपेंड करना पड़ता है। इसके साथ नए बाजारों को भी खोज करने में, जैसे चीन की कंपनी है तो वो जाके अमेरिका में मार्केट ढूंढ रही है, या भारत में जो है उसका काफ़ी ज़्यादा बाजार पहुंच है। तो ऐसी स्थिति में अब सरकारों को कंपनियों के ऊपर निर्भर होना पड़ रहा है। इसके साथ अभी अगर कोरोना महामारी की बात करें, तो लोगों में अभी के समय निष्ठा के विचार को दरकिनार करते हुए लोगों ने अपना लाइव लोकेशन जो है वह सरकारों के साथ साझा करना शुरू किया है, उसको, उस आइडिया को स्वीकार किया है। पहले हम अपने लोकेशन को, यानी हम जहाँ पर हैं वर्तमान में, उस स्थिति को
सरकारी एजेंसीज या निजी एजेंसीज के साथ साझा करने में बड़ा संकोच करते थे, निजता के अधिकार के हनन के परिप्रेक्ष्य में उसको देखते हुए। परंतु अभी कई ऐसे ऐप हैं, निजी ऐप हैं और सरकारी ऐप हैं, सार्वजनिक ऐप हैं, जिसके माध्यम से सरकारें जो हैं नागरिकों के लाइव लोकेशन को ट्रैक करती हैं और इसके साथ और दूसरी एजेंसियों के साथ शेयर करती हैं। तो लोगों के अंदर अब यह लाइव लोकेशन ट्रैकिंग का जो है वह कंसेप्ट, वह आइडिया धीरे धीरे लोग स्वीकार कर रहे हैं। यानी प्राइवेसी का जो कंसेप्ट है वो थोड़ा सा डाइल्यूट होता हुआ यहाँ पर दिखता है, खासकर महामारी के संदर्भ में। भारत की ही अगर हम बात करें तो निजता के अधिकार की ज़्यादा चिंता ना परवाह ना करते हुए लगभग 9 करोड़ लोगों ने अब तक जो है आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड किया है, जो कि मुख्य रूप से कोरोना नियंत्रण के लिए ट्रेसिंग का और सर्विलांस का निगरानी करने का एक सरकारी ऐप है। तो इससे यह पता चलता है कि अभी के समय में लोग स्वास्थ्य को ज़्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं और निजता का जो कंसेप्ट है, प्राइवेसी का कंसेप्ट है, वो थोड़ा डाइल्यूट होता दिखता है। ऐसी परिस्थिति में टेक जायंट्स जो हैं, यानी कि जो बड़ी बड़ी तकनीकी क्षेत्र की कंपनियां हैं, वह जियो पॉलिटिक्स में, भू राजनीति में उनका काफ़ी ज़्यादा लीडिंग रोल जो है वो भूमिका प्ले कर रही हैं। कभी कभी तो स्वयं के हित के लिए, और कई बार ऐसा होता है कि वह जिन राष्ट्र की कंपनियां होती हैं उनके प्रॉक्सीज के रूप में, यानी उनके बिहाफ पर पॉलिसी मेकिंग को, नीति निर्माण को और राष्ट्रीय नीतियों को, नियमों को प्रभावित करने के लिए वह कार्य करती हैं। कभी तो अपने हित में सीधे तौर पे काम करती हैं और कभी जहाँ जिन राष्ट्रों की वह कंपनियां हैं वहाँ पर वह वैसे राष्ट्रों के बिहाफ में पॉलिसी मेकिंग को वैश्विक स्तर पर प्रभावित करने का प्रयास करती हैं। उदाहरण के रूप में अगर हम देखें तो जैसे यूएस और चीन के बीच में व्यापार युद्ध हो, या फिर विश्व की कई सरकारों का हुआवी के 5G टेक्नोलॉजी के ऊपर उनका अपना स्टैंड हो। हुआवी एक चाइनीज कंपनी है जो कि 5G टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में विश्व में अपने उत्पाद और सेवा को उपलब्ध कराती है। तो कई सरकारों का वैश्विक स्तर पर हुआवी के ऊपर जो है उनकी अपनी आशंकाएं हैं कि यह चीनी सरकार, खासकर वहां की सेना से इसका जुड़ाव है। तो वैश्विक स्तर पर संवेदनशील तकनीकी क्षेत्र में इसके प्रभुत्व के, इसके वर्चस्व के कारण देशों की जो है संप्रभुता, उनकी सुरक्षा और हित खतरे में आ सकती है। तो इस प्रकार से, या फिर अगर हम फेसबुक की बात करें तो internet.org के माध्यम से फेसबुक के अपने एक जो है इंटरनेट के ऊपर प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास। तो यह सब तरीके के जो प्रयास हैं यह दिखाते हैं कि अभी के समय में जो तकनीक क्षेत्र की बड़ी कंपनियां हैं वह जियो पॉलिटिक्स को डिफाइन करने में, परिभाषित करने में और उन्हें दिशा देने में काफ़ी रोल प्ले कर रही हैं। कारण यह है कि ऐसी बड़ी टेक जायंट्स के द्वारा बहुत ज़्यादा मात्रा में डाटा का एकत्रीकरण किया जा रहा है, वह डाटा संग्रहित कर रहे हैं और इस प्रकार से डाटा को साझा करना जो है यह मानवाधिकार की कई चुनौतियों को सामने लाता है। एक बात इसमें यह भी कही गई, चीन के संदर्भ में हमने बात की थी कि चीन के द्वारा समय पर जो है आरोप लगाया जा रहा है कि कोरोना वायरस संबंधी आंकड़े विश्व को साझा नहीं किए गए, जबकि यह हर एक मनुष्य का यह अधिकार है कि वह कलेक्टिव डाटा से, यानी कि सामूहिक आंकड़ों से उसे भी लाभ मिले, क्योंकि ऐसे सामूहिक आंकड़े में उसका भी अपना योगदान होता है। तो यहाँ पर मनुष्य के जो है सामूहिक आंकड़े के ऊपर जो व्यक्तिगत अधिकार है उसकी भी चर्चा आर्टिकल में की गई है। अगर हम वर्तमान में डाटा प्रणालियों की बात करें तो इसमें जो है आपको तकनीकी इनोवेशंस के, नवाचारों के सृजन और उनके फैलाव को तो जरूर ही प्रोत्साहन मिलता है, परंतु उनके शासन को इंसेंटिवाइज नहीं किया जाता, यानी उनके शासन को प्रोत्साहन नहीं मिलता है। तात्पर्य यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीकी नवाचार अभी के डाटा प्रणाली से जो है वह विकसित होता है, परंतु एक डाटा गवर्नेंस जो है, डाटा सिस्टम का गवर्नेंस पूर्ण रूप से अभी विकसित नहीं हो पाया है। जैसे हम देखें कि डाटा के फ्लो के ऊपर इसके बावजूद भी पिछले 7-8 साल में जो रिस्ट्रिक्शंस हैं, प्रतिबंध हैं, वो बढ़े हैं। राष्ट्रों ने और क्षेत्रों ने अपने अपने स्तर पर जो है कानूनों को, नियमों को बनाकर डाटा के फ्लो को, डाटा प्रवाह को प्रतिबंधित करने का प्रयास किया है, ताकि उनके